डीकपलिंग इज अ मिथ। जो हमारे मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से कोई भी मार्केट्स हो वो एक तार से जुड़े हुए हैं और ये तार है लिक्विडिटी। ये वो इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ। गवर्नमेंट ने आज डिसाइड कर लिया है, अब हमें स्टेबलाइज करना है। वो दिन था और आज का दिन है। हाउ चाइनीज एसेट्स हैव डन। आपने तीनों चीज में देखा कि इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एक्शन। तो आपका नया बबल, आपका सामने एक बबल बर्स्ट हो रहा है। बबल बर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि कोलैप्स हो जाएगा। इट इज पॉसिबल कि 8-10 साल तक भाव कहीं ना जाए और वो आपके सामने दूसरा बबल क्रिएट हो रहा है। और मैं मानता हूँ बिफोर द एंड ऑफ द डिकेड we could easily see a $7,000 to $10,000 on gold. हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। फ्रेंड्स, हम बहुत बार ये एक वर्ड सुनते हैं डीकपलिंग। तो डीकपलिंग माने कि जो ग्लोबल मार्केट्स है उनसे हम अलग हो गए हैं और उनसे अलग चलेंगे, लेकिन दिस इज अ मिथ। डीकपलिंग इज अ मिथ। जो हमारे मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से कोई भी मार्केट्स हो वो एक तार से जुड़े हुए हैं और ये तार है लिक्विडिटी। तो ग्लोबल लिक्विडिटी किस तरह मूव कर रही है और यही ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से मार्केट्स में उतार या चढ़ाव आते हैं और बबल्स बनते हैं या बर्स्ट होते हैं। तो हमारे साथ आज के जो गेस्ट है वो ग्लोबल लिक्विडिटी को बहुत ही तीखी नजर से देखते हैं। बहुत सालों का इनको अनुभव रहा है बाजार में, लगभग ये 20 साल से ज्यादा का इनका अनुभव रहा है। और आज हम इनके साथ ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल मैक्रोज और लिक्विडिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट है इन्होंने बीएनपी पारिबास, कैनरा रेबेको, कोटक और टाटा म्यूचुअल फंड्स जैसी एएमसी में काम किया है। इनफैक्ट टाटा म्यूचुअल फंड में तो इन्होंने $6 बिलियन के असेट्स को मैनेज भी किया है। 2019 में लिंक्डइन ने इन्हें दुनिया के टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स इन इकोनॉमी एंड फाइनेंस के तौर पे रेट किया था। इन्हें बाजार के अलावा ट्रैवल करना और स्क्वॉश खेलने का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं रितेश जैन जी का। रितेश जी, वी आर प्लीज टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक्स थैंक्स अपूर्वा। सो इसके पहले कि हम जो लिक्विडिटी ड्रिवन एनालिसिस है कि जो लिक्विडिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे होती है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे होती है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इंडिया के, ये कैसे इससे बेनिफिट ले सके, हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी बाजार में जो पूरी जर्नी रही है वो कैसी रही है? हाउ डिड यू स्टार्ट इन द मार्केट्स एंड आप अभी जिस लेवल पे हो तो कैसे वहां तक पहुंचे? देखिए, आई स्टार्टेड ऑन द फॉरेन एक्सचेंज साइड। ओके, आईडीबीआई बैंक में। तो वहां पर मैंने फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करा है, मनी मार्केट ट्रेड करा है, बॉन्ड्स ट्रेड करा है। सो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली एक म्यूचुअल फंड में आ गया। म्यूचुअल फंड से पहले मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला करेंसी ट्रेडिंग वगैरह का। और फिर उसके बाद मैंने फिक्स्ड इनकम में, कोटक में आई वाज देयर फॉर फिक्स्ड इनकम फॉर 6 years। कोटक डिड वेरी वेल। बहुत फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी की कोटक डिड वेरी वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैं कैनरा रूबिको चला गया। कैनरा रूबिको में हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम एंड बाद में मैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। बोथ फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटीज, बोथ आई यूज्ड टू लुक एट इट। एंड देन आफ्टर दैट आई मूव टू टाटा म्यूचुअल फंड। दैट वाज अ वेरी गुड जर्नी। वी मूव टाटा म्यूचुअल फंड में विद इन 6 years वी मूव फ्रॉम $3 billion to $7 billion। एंड देन बट एक चीज रियलाइज हुई कि सीआईओ तो बन गए, बट आई ऑलवेज वांटेड टू मैनेज मनी। तो आप एक सीआईओ बन जाते हो ना, तो आप अपना टाइम सिर्फ मीटिंग्स में डालते हो और आप अपना टाइम उस चीज में नहीं डाल पाते जो आप करना चाहते हो। पैशन जिस चीज का होता है वो करने नहीं मिलता। वही। तो और एक चीज और है, मैनेजिंग मनी इज मच इजियर देन मैनेजिंग पीपल। ये चीज मुझे बहुत लेट समझ में आई। देन उसके बाद आई सेड मुझे मैक्रो ही समझ में आता है, क्योंकि हर चीज मैं मैक्रो के हिसाब से देखता हूँ और फिक्स्ड इनकम बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है मैक्रो के लिए। एक्चुअली इक्विटी इज नॉट द राइट बैकग्राउंड, इट शुड बी द फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम से इज आप हर एक एसेट को ना कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर देन आई फॉर दैट फॉर सम टाइम आई मूव टू बीएनपी, बट आई वांटेड टू मूव आउट ऑफ इंडिया फॉर सम पर्सनल रीजन। सो आई मूव टू कनाडा।
और यहाँ पर आकर 3 साल पहले मैंने अपना ग्लोबल मैक्रो फंड भी लॉन्च करा है, पॉइंट ट्री ग्लोबल मैक्रो। 3 साल पहले वो करा, आज उसका, सॉरी, 3 साल होने वाले हैं, तो उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी आज सबके सामने है। उसके साथ मैंने एक एनआरआईजन भी लॉन्च करा। एनआरआईजन इज फॉर एनआरआईज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि मुझे अगेन ये मैक्रो कॉल थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड, द प्रॉमिस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इज ब्रोकन। यू नो, जो था कि हम्म। आपको रिटायरमेंट में आपको पेंशन मिलेगी, आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब मिलेंगी, गवर्नमेंट आपकी ख्याल रखेगा। बट एक इनडेटेड वर्ल्ड अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकता है। तो मैंने ये चीज इसलिए करी कि, और उस समय इंडिया ने कोविड के बाद वो गलती नहीं करी जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने करी। उस समय मुझे भी लगा इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं फ्री का पैसा बांट रहा है। तो अगर आप ये देखोगे ना कि व्हेन डिड इंडिया चेंज ड्रामेटिकली, ऐसा लगा कि इंडिया डिफरेंट लेवल पे जा सकता है और वेस्टर्न वर्ल्ड दूसरी तरफ डिफरेंट लेवल पे जा सकता है, वो कोविड के बाद की स्पेंडिंग पे डिपेंड हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतना पैसा दिया कि वो इंडेटेड हो गया, इन्फ्लेशन आ गई। इंडिया में गवर्नमेंट डिसाइडेड, नहीं यार, हम फ्री का पैसा नहीं देंगे। आपकी बैलेंस शीट बच गई, आपकी करेंसी बच गई, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई, टू ग्रो करने की। ओके, तो इसलिए मैंने ये एनआरआईजन सिर्फ इसलिए करा था कि you should invest back in India and not in real estate, Indian assets to grow with India. So अभी पाइन ट्री का मेरा 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड आई एम होपिंग कि आई एम एबल टू लॉन्च अ हेज फंड इन यूएस ऑल्सो फॉर यूएस क्लाइंट्स। बिकॉज अभी अल्टीमेटली आज से 25 साल पहले, सॉरी 22 साल पहले, जब मैं कोटक में था, तो मिस्टर उदय कोटक टोल्ड मी वन थिंग: परफॉर्मेंस होती है तो पैसा अपने आप आता है। तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट पाइन ट्री। आई वेटेड फॉर सम टाइम। परफॉर्मेंसेस देयर जो आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। किसी को भी जानना है तो मुझे लिख भी सकता है, दैट इज देयर इन पब्लिक डोमेन। और इसके अलावा मैं ईस्टर्न फाइनेंस, विच इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आउट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, which is a 6,000, we manage 6,000 crore over there. I'm a strategic advisor and independent board member over there. श्योर श्योर एब्सोल्युटली। सो बहुत सारा एक्सपीरियंस आप अपने साथ लेकर आते हो और ग्लोबल मैक्रो एक्सपीरियंस लेकर आते हो, तो हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए ये पहली बार ऐसा कुछ एपिसोड हम करने जा रहे हैं, और आई एम श्योर कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यू टुडे। बहुत सारी बातें करनी है सर। सबसे पहले जो आपका ये स्टाइल है, लिक्विडिटी वे ऑफ इन्वेस्टिंग, हम्म। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लिक्विडिटी वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड व्हाई इज लिक्विडिटी सो इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं ना, आई इन्वेस्ट इन मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल एसेट्स एंड मल्टीपल ज्योग्राफीज। ओके, इंडिया फॉर मी इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग। बट हर चीज सेम तरीके से, यू नो हर हर जगह सेम तरीके से इन्वेस्ट करना होता है। तो जैसे एक वैनगार्ड की स्टडी आई है। वैनगार्ड की स्टडी बोलती है कि 70% ऑफ एनी इन्वेस्टर्स रिटर्न कैन बी एट्रीब्यूटेड टू राइट एसेट एलोकेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एसेट एलोकेशन? पैसा कहीं, अगर एक फाइनाइट पैसा है, तो पैसा कहीं से निकल रहा है और पैसा कहीं जा रहा है, जिसे बोलते हैं ना, वेयर इज द लिक्विडिटी कमिंग आउट फ्रॉम, वेयर इज द लिक्विडिटी गोइंग। तो उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल देखता हूँ, और कुछ नहीं वेरिएबल दिखता, क्योंकि और उसमें ना, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। आफ्टर कोविड, आफ्टर कोविड, governments have become very very powerful. Government got power after COVID. Okay, they were able to spend money. Opposition नहीं था, जुडिशरी वीक हो गई, ब्यूरोक्रेसी वीक हो गई, सो दे बिकम वेरी पावरफुल। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स भी वीक हो गए। तो आज की डेट में गवर्नमेंट इज द इकोनॉमी। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इन वेस्टर्न वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 40 से 50% है। फ्रांस में तो 50% के भी ऊपर है। इसका मतलब government is responsible for 50% of the GDP in the Western world. In India, in US, it is 40%. In India, it is 30%. Basically, 1/3 of the economy तो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। तो मैं सिर्फ इस हिसाब से, मैं बहुत चीजें बारीकी से देखता हूँ कि गवर्नमेंट क्या सोचती है। गवर्नमेंट जो सोचेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, हमें ये चीज पसंद है, हमें ये चीज नहीं पसंद है। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से बोलेगी कि मुझे ये चीज पसंद है, लिक्विडिटी अपने आप वहां चली जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर हैज बिकम वेरी वीक। कॉर्पोरेट सेक्टर इज जस्ट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू टेल देम व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड आफ्टर कोविड, जहां पर हम लोग अगले 5 से 10 साल का तो व्यू ले ही नहीं सकते हैं। तो हमें हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो आई एम सेइंग दैट टुडे
all of us have become like centrally planned economy like China, where चाइना में अगर आपने कभी देखा हो, चलो रियल एस्टेट, सबको रियल एस्टेट बूम में चले गए, फिर उसके बाद बोला नहीं यार रियल एस्टेट नहीं, चलो अभी हम लोग कार बनाएंगे, तो नाउ दे बिकेम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार। सेम वे अक्रॉस द वर्ल्ड, आज प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं नहीं अभी हमें मैन्युफैक्चर करना है, अभी हमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं चाहिए अभी। सो हर जगह पे government is becoming very powerful, government is intervening in the economy, and government is deciding where the liquidity should go। तो आपको अगर लिक्विडिटी के बारे में जानना है तो आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है, मुझे गवर्नमेंट को बारीकी से पढ़ना है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब भाई आपको अगर चाहिए तो मैं उसमें आपको 3 एग्जांपल दे सकता हूँ जहां पर हम लोगों ने इन्वेस्ट भी करा था, और ये इन्वेस्टिंग सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे करा था मैंने, क्योंकि उससे लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है गोल्ड का। 2022 में जब यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ, तो मैंने एक चीज देखी कि रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व G7 ने सैंक्शन कर दिया है। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, 50 साल के करियर में ये क्या हुआ कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक्चुअली इंडिया की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर की ना, तो डॉलर वाली तो यूएस में ही रहेंगी, डॉलर वाली इंडिया में थोड़ी रहती है। तो उन्होंने बोला चलो इसको कॉन्फिस्केट कर दो। मैंने कहा ये कैसे कर दिया इन्होंने। जैसे ही उन्होंने ये करा तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये जो लिक्विडिटी पहले यूएस ट्रेजरीज में जाती थी, सब यूएस ट्रेजरी खरीदते थे ना, सब अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग अब डर जाएंगे, हर एक कंट्री डर जाएगी अरे यार हम अगर गलत कुछ करा तो क्या हमारा भी G7 हमारा भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लेगा, तो क्या करें। मैंने बोला पैसा कहाँ जाएगा। तो वेरी सिंपली मुझे लगा ये लिक्विडिटी जो है यूएस ट्रेजरी से निकलकर गोल्ड में चली जाएगी। इट वॉज अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कनेक्ट करने हैं अपने डॉट्स। और उस दिन के बाद यूएस ट्रेजरीज हैव ओनली कंटिन्यू टू फॉल, यूएस डॉलर और गोल्ड हैज कंटिन्यू टू राइज। द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज अ इज इज प्रोमिसेस ब्रोकन ईयर आफ्टर ईयर। मतलब हर बार वो आईएमएफ का बेल आउट वगैरह सब लेते हैं और फिर उसके बाद डिफॉल्ट कर देते हैं। तो नए प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट मिले, मैंने उनकी पॉलिसीज पढ़ी, मैंने कहा पॉलिसीज तो बहुत अच्छी लग रही हैं। जब पॉलिसीज अच्छी लगी और बोला अर्जेंटीना के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ लोग वेट करें कि कोई आ जाए जो क्रेडिबल हो, तो देखा ये क्रेडिबिलिटी बिल्टअप कर रहा है। तो मैंने फिर अर्जेंटीना में इन्वेस्ट कर दिया, पाइंट्री का आज भी अर्जेंटीना में इन्वेस्टेड है। जब हमने इन्वेस्ट करा वी टुक अ लीप ऑफ फेथ कि नहीं। सो आई रेड एवरीथिंग अबाउट प्रेसिडेंट मिलई। वहां मुझे ये चीज भी समझ में आ गई कि पिछले 20 साल 30 साल में लोग थक गए हैं, अभी वो लोग थोड़ा ना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, क्योंकि प्रेसिडेंट मिलई ने बोला कि मुझे अगर आप चूज करोगे तो सिर्फ ये चूज करके सोचना कि मैं पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 6 से 9 महीने का। अभी क्या, अभी हर एक को अर्जेंटीना दिखाई देता है कि व्हाइट हाउस भी वो गए, प्रेसिडेंट मिले, अभी हर एक को समझ में आता है अरे हाँ ही इज डन समथिंग। बट उस समय यू कुड सी दैट इफ यू रेड इट बारीकी से, आप अगर उसे पढ़ते थे तो यू हैड अ वेरी बिग बुल मार्केट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और लास्ट ईयर अर्जेंटीना का रिटर्न शायद 70% था, अर्जेंटीना ETF। तीसरा एग्जाम्पल चाइना। चाइना के बारे में मैं पहले पे आपको बता दूं, चाइना ट्रेडेबल नॉट इन्वेस्टेबल, क्योंकि मुझे आज भी लॉन्ग टर्म का पता नहीं है चाइना का। चाइना में सेंट्रली कमांड इकोनॉमी है, जहां पर चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत समय तक रियल एस्टेट का बबल था जो बर्स्ट होने दिया। फिर फाइनली उनका पीपल बैंक ऑफ चाइना आया और गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, नहीं यार अभी हमें कुछ करना है, अभी हमें स्टेबलाइज करना है। मैंने कहा ये वो इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ। गवर्नमेंट ने आज डिसाइड कर लिया है, अब हमें स्टेबलाइज करना है। वो दिन था और आज का दिन है। हाउ चाइनीज एसेट्स हैव डन। आपने तीनों चीज में देखा कि इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट। इट्स ओनली द गवर्नमेंट। आपको सिर्फ बारीकी से पढ़ना है, बारीकी से। और आप उस समय नहीं पढ़, अभी क्या प्रेसिडेंट मिले जिस दिन व्हाइट हाउस चले गए, आप उस दिन नहीं ले सकते, क्योंकि उस दिन सबको पता है। आज चाइना जैसे सबको पता है गोल्ड सबको लेना है $3,500 पे, बट इन्वेस्टिंग इतना आसान नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए आपको दिन में कम से कम 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा और आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे डॉट। हाँ यार इससे क्या हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो सकता है, इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या हो सकता है। सो एक्चुअल पैसा जो बनता है वो थर्ड फोर्थ ऑर्डर के इफेक्ट्स पे बनता है। एग्जैक्टली exactly। फर्स्ट और अभी सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स तो हर कोई
विद एक्सपीरियंस पता कर ही लेता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में आपका रियल पैसा बन सकता आपको है। वहीं सोच, और उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। वो आपको ट्विटर जवाब नहीं देगा आपको, वो आपको लिंक्डइन भी जवाब नहीं देगा। वो आपको एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डाल सकता है, बट उसके बियॉन्ड, और आपको उसका जवाब एआई से भी नहीं मिल सकता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज थैंकफुली इन टुडेज वर्ल्ड देर इज एनफ मटेरियल आउटसाइड, ओके, जो आप पढ़ सकते हो, जिसके लिए आपको पे वॉल भी नहीं। ऑल्दो मैं खुद रिसर्च के लिए $10,000 से साल का मैं खुद खर्च करता हूँ। काफी चीजें जो पे वॉल के पीछे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें सिर्फ पे वॉल के पीछे ही रहती हैं। तो मुझे दिन में कम से कम मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अरे यार, ये वीकेंड के लिए इतना सब रह गया, बाकी सब चीजें वीकेंड में करनी पड़ेंगी। और हर चीज सिर्फ इतना दिमाग में डाल लीजिए, गवर्नमेंट डिसाइड्स द विनर। गवर्नमेंट। हाँ, हो सकता है 10 साल के बाद ये चेंज हो जाए। तो लिक्विडिटी इज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल बैंक एनी मोर। आजकल बहुत बड़े इंटरव्यूज हो रहे हैं लोगों के, जिसमें जेरोम पावल के बारे में बात ही नहीं होती है, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में बात होती है। एक टाइम था जब हम अपने सेंट्रल बैंकर को, इंडिया में आरबीआई के गवर्नर को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और उतना फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं, या प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते थे। आज हम अपने देश में बात भी नहीं करते। इनफैक्ट मैं आधे लोगों से नाम भी पूछूंगा ना, आरबीआई गवर्नर का नाम भी नहीं पता होगा। ऐसा कब चेंज हुआ? ये कोविड के बाद का चेंज है, वेयर फेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज जस्ट बिकम एन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो liquidity driven investing in today's world after covid is all about government. Think from the point of government, and don't try to, you know आप उसमें अपना ये दिमाग मत लगाओ ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है या ये सही है। नहीं, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है। आप पहले तो अपना बायस हटा दो कि गवर्नमेंट राइट कर रही है रॉन्ग कर रही है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। और तो इंडिया, और एक छोटी सी चीज और है इसमें, सिंस आप इंडिया के बारे में एक छोटी सी बात करना चाहते हो, तो आप इक्विटी के बारे में भी बात करना चाहते हो। मैंने आपको एसेट्स के बारे में बता कर, अभी इक्विटी के बारे में आप सब बात करते हो सिर्फ ईपीएस ईपीएस ईपीएस, एवरीबडी इन माय माइंड, देर आर 52 पीपल, देर आर 52 एस्टिमेट फॉर अ बैंक वेर देर आर 51 एनालिस्ट। Okay, everybody will be having on a EPS estimate. Does anybody have an estimate of what could be the PE multiple? तो पी मल्टीपल Liquidity, इज डिसाइडेड बाय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। अगर एक सेक्टर में लिक्विडिटी आ रही है, उसका पीई मल्टीपल एक्सपैंड होगा, ईपीएस तो मुझे आराम से मिल जाएगी ना यार। मुझे उसमें थोड़ी दिमाग लगाना है। उसमें तो है ना, पूरी पूरी कम्युनिटी वही काम करती है ना बैठकर। उसमें थोड़ी है मेरी एज। मेरी एज ये है कि अगर इस सेक्टर में पैसा जा रहा है, या इस कंट्री में पैसा जा रहा है, या इस एसेट में पैसा जा रहा है, इसका पीई मल्टीपल एक्सपैंड होगा। और यहां पर मैं इस क्वेश्चन को एंड करता हूं बाय सेइंग एवरीबडी शुड रीड व्हाट इज कैंटिलियन इफेक्ट। अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको सबसे पहले उनको समझाओ व्हाट इज कैंटिलियन इफेक्ट। ओके, जो गवर्नमेंट के पास होता है ना, सबसे ज्यादा रिच वही होता है। सबसे पहले जहां पैसा टच होता है, सबसे ज्यादा रिच भी वही होता है। जब आप कैंटिलियन इफेक्ट समझाओगे, आप इन्वेस्टिंग समझ जाओगे। तो मैंने एक ये कहीं पे पढ़ा था कि गवर्नमेंट का जो सबसे प्राइम काम होता है या हम्म। प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि उन्हें अगले इलेक्शन में री इलेक्ट होके आना है। हम्म। और वो अगले इलेक्शन में री इलेक्ट होके आने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी उनके पावर में हो वो करेगी। और टू हम्म। एंश्योर, जस्ट टू एंश्योर दैट दे आर बैक इन पावर। और ये हम्म। कोई भी गवर्नमेंट हो, लेफ्टिस्ट हम्म। हो, राइट राइट विंग हो, सेंटर वाली हो, कोई भी हो, सबका काम यही है कि दे हैव टू बी वोटेड बैक। दे दे हम्म। वांट टू बी वोटेड बैक, और उसके लिए जो करेंगी, जो उनके पावर्स में, वो सब चीज वो करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है चीज। तो अब ये जो लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं, सो फॉर कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स, हाउ डू दे अंडरस्टैंड लिक्विडिटी इन अ मच मोर ऑब्जेक्टिव वे? अब ये गवर्नमेंट जो बोल रही है हर किसी के लिए समझना, या उसका, बिकॉज यू आर सो एक्सपीरियंस्ड, यू विल नो हाउ टू और व्हाट इंडिकेटर्स टू ट्रैक, या किस चीज को देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आई लुक एट यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। तो हम्म। बॉन्ड यील्ड्स क्या दिखाता है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, एंड दैट कैन हैव सम इंडिकेशन। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर या कोई चीज है जिससे कि हमें लिक्विडिटी किसी कंट्री में या सेक्टर में कहाँ जा रही है वो पता चले?
देखिए, एक तो मैं भी अपना ग्लोबल मैक्रो डैशबोर्ड बनाता हूँ जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मैक्रो इंडिकेटर्स उसमें हर महीने के हिसाब से मैं पब्लिश करता हूँ, ऑल्दो मैं तो उन्हें डेली बेसिस पे देखता हूँ। तो मैं आपको इस तरीके से जवाब देता हूँ। ग्लोबल लिक्विडिटी जो था ना, हिस्टोरिकली वाज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बैंकर्स, बट जैसे मैंने आपको भी बोला, कोविड के बाद इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल बैंकर्स टू गवर्नमेंट। तो मेरा तो अपना प्रोप्राइटरी मैक्रो डैशबोर्ड है। बट अगर किसी को बहुत एक्सटेंसिव काम जानना है, बहुत बहुत पढ़ना है इस बारे में, तो देर इज ओनली द guy who's done the most work on global liquidity, who has almost 80 indicators running at all given point of time. His name is, उसका नाम है माइकल हॉवेल of Cross Border Capital. Everybody should read his book Capital Wars. Now, dollar index and US bond yield is the best way of following global liquidity, and although it continues to be important variable, it is not the most important variable anymore. बिकॉज कोरिलेशंस चेंज होते रहते हैं, एंड मैं अपना मॉडल जो है वो चेंज करता रहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन हाउ द कोरिलेशंस आर चेंजिंग। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने कभी देखा हो, डॉलर ऊपर जाता था तो गोल्ड नीचे जाता था। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 2.5 साल से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती थी तो गोल्ड नीचे जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब यूएस मार्केट्स टूटती थी तो इंडियन मार्केट्स भी टूटती थी। इस बार आपने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोरिलेशंस आर चेंजिंग। तो वो कोरिलेशन जो चेंज हो रहा है ना, वो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देर इज नो सेट देर इज नो सेट मैक्रो डैशबोर्ड, ऑल्दो हम लोग बनाते हैं, बट आई कीप ऑन चेंजिंग माई व्यूज डिपेंडिंग अपॉन एनी वेरिएबल विच इज नॉट अलाइनिंग विद द पास्ट कोरिलेशंस। तो पर इसमें सो मनी फ्लो और समथिंग विच इज इजीली ट्रैकेबल फॉर द कॉमन इन्वेस्टर, द रिटेल इन्वेस्टर, के एक कोई स्पेसिफिक चीज या उसको देख के वो अपना अंदाजा लगा सके, वैसा कुछ है? बहुत सिर्फ लोग एक चीज है, ईटीएफ वो फ्लोज डॉलर भी। इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स, उससे अच्छा कोई इंडेक्स नहीं। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है ना, आप सोचो ना, सिंपल समझो, डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो दूसरी कंट्रीज में फ्लो आता है। ओके, फ्लो ऑफ कैपिटल आता है। जब वो फ्लो ऑफ कैपिटल आता है तो दूसरी कंट्री की करेंसी या तो एप्रिशिएट हो जाती है, बट मोस्ट कंट्रीज डोंट अलाउ देयर करेंसीज टू एप्रिशिएट। तो वो क्या करती हैं, वो डॉलर को खरीद लेती हैं और सिस्टम में अपनी करेंसी छोड़ देती हैं। जब सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इंडिया में भी सेम वही हुआ है। जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है ना सिस्टम के अंदर, तो लिक्विडिटी सबसे पहले जो जाती है वो मार्केट्स में जाती है। हाँ, बहुत लिक्विडिटी बहुत समय रह जाए तो उसके बाद हो सकता है इकोनॉमी में भी चली जाए, बट वो लिक्विडिटी सबसे पहले मार्केट में जाती है क्योंकि सबसे आसान है मार्केट में पैसा जाना। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज डॉलर इज स्टिल द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हिस्टोरिकल ऐसे कुछ इवेंट्स हैं कि जहाँ पे ये लिक्विडिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो, लाइक 2008 या मे बी डॉट कॉम बबल या कोविड के दौरान, ऐसा कुछ जहाँ पे लिक्विडिटी ने बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आया हो लिक्विडिटी की वजह से, ऐसे कोई एग्जांपल्स या इवेंट्स कुछ ध्यान में है आपके? हाँ, तो मैं आपको ये अपना ये एग्जांपल इसके लिए दे सकता हूँ। 1985, लेट्स स्टार्ट विथ 1985 जब प्लाजा अकॉर्ड हुआ था। प्लाजा अकॉर्ड में क्या हुआ था कि हम डॉलर को डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, इस कंट्रीज ने एग्री करा था। तो जब डॉलर डेप्रिसिएशन की बात आई तो पैसा भर के जापान में चला गया। जापान में चला के 1987 में यूएस में क्रैश भी हुआ, जिसे बोलते हैं 1987 क्रैश। तो उसके बाद वो पैसा भर के सारा का सारा जापान में चला गया। 1989 1990 में निकाई 40,000 पहुंचा था, जो पिछले साल पहुंचा है 25-30 साल के बाद। हम्म। ओके, 1989-90 में इंपीरियल पैलेस ऑफ जापान वाज वैल्यूड मोर देन द एंटायर मैनहट्टन। ओके, उसके बाद आपको पता होगा 91-92 में डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, इराक वॉर हुआ था। इन्होंने फिर रेट कट करा और करेंसी को तोड़ने की कोशिश करी। उसके बाद बबल पहुंचा इमर्जिंग मार्केट में। याद है, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, रशिया बबल, एशियन टाइगर्स बबल, फिर वो बबल बर्स्ट हुआ 97 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट भी उड़ा। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट उड़ा, फिर इन्होंने इकोनॉमी को काम नहीं करने दिया। वरना क्या होता है, आप रेट कट उसी समय कर देते हो ना, तो आप इकोनॉमी को ना हील नहीं होने देते हो। ओके, आप इंटरवीन करते हो साइकिल मार्केट्स के अंदर। तो आपने 98 में फिर से रेट कट करे। आपने रेट कट करे तो Y2K का बबल आपको याद है, वो अपना टेक बबल क्रिएट हुआ।
फिर वो टेक बबल बस्ट हुआ, तो उसके बाद फिर रेट कट काटे, फिर उसके बाद इमर्जिंग मार्केट बबल क्रिएट हुआ 2001 से 2008 का, याद होगा इंडिया में भी 2001 से 2008। फिर उसके बाद यूएस बबल, हाउसिंग बबल कोलैप्स हुआ, लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ। उसके बाद ये पैसा गया यूएस में वापस। क्यों? यूएस में शेल रेवोल्यूशन आया, उनका ऑयल प्रोडक्शन 6 मिलियन बैरल से 13-14 मिलियन बैरल हो गया। 2021-22 में यूएस का बबल कोलैप्स हो रहा था। उसके बाद एआई रेवोल्यूशन की वजह से ये बबल को थोड़ा टाइम मिल गया। बट आई बिलीव सिंस रेट कट आने वाले हैं यूएस में और डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो अब का बबल जो है, वो बबल जो क्रिएट होगा वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिएट होगा और यूएस से पैसा निकलेगा। तो ये हर बार, या तो आप इकोनॉमी को काम करने दो, लेकिन अब क्या होता है जब भी थोड़ा बहुत रिसेशन आता है ना, तो आप इकोनॉमी में ना इंजेक्शन डाल देते हो बाय सेइंग नहीं यार, थोड़ा और, थोड़ा और। तो एक साइकिल को आप कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे हो, तो आप और बबल क्रिएट करते जा रहे हो। तो सोचो ना कि 2010 में यूएस मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप वाज 30%। ओके, आज यूएस मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप कुछ 60-65% है, जबकि यूएस का शेयर इन ग्लोबल जीडीपी इज ओनली 25%। और यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आकर खुद बोल दिया यार हमारे पर ट्रस्ट नहीं करो, हमारे हमको पैसा मत दो, हम तुम सबके अगेंस्ट ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं, हम तुम किसी पे मिलिट्री अम्ब्रेला भी नहीं रखेंगे। सब सडनली सबको याद आ रहा है, ढंग से लग गया, अरे यार अभी तो हमें यूएस से पैसा निकालना पड़ेगा, 10 साल से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका नया बबल, आपका सामने एक बबल बर्स्ट हो रहा है। बबल बर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि कोलैप्स हो जाएगा, इट इज पॉसिबल कि 8-10 साल तक भाव कहीं ना जाए, और वो आपके सामने दूसरा बबल क्रिएट हो रहा है। ये तो बूम एंड बस्ट की साइकिल है, लिक्विडिटी एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मूव करती रहती है, जैसे ही आप रेट काटते हो लिक्विडिटी भाग जाती है, जैसे ही रेट बढ़ते हैं लिक्विडिटी आ जाती है। तो वही लिक्विडिटी मूव करती रहती है फ्रॉम वन एसेट टू अनदर एसेट। तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही यहाँ पे, जो पूरे 70s 80s से लेके अब तक, तो एक हार्ड एसेट्स और लिया इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स, इन दोनों के बीच में एक करेक्ट, हर दस साल रस्साकसी का चल रहा है, रही है। एक हर 10-10 हर साल दस का साल एक रहता है। चलता है कि 70s 80s में वो गोल्ड और जो इन्फ्लेशनरी पीरियड था उसमें गोल्ड सिल्वर ये सब चले। फिर वो जो निफ्टी 50 कंपनीज, निफ्टी 50 या, वो पूरा एक करेक्ट, आप बबल सही बोल हुआ। रहे हो। फिर वापस डॉट कॉम बूम आया, फिर वापस से 2000 से 2010, दिस होल पीरियड वाज अगेन द इमर्जिंग मार्केट्स वेयर दे रैलीड। एंड 2010 करेक्ट। से 20 तक आई थिंक डेवलप्ड मार्केट्स चलने चाहिए थे एंड द साइकिल शुड हैव टर्न, बट वो बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग एंड वो यस। ट्रम्प पुट कह लो या ग्रीनस्पैन पुट और हुसोएवर इज द गवर्नर और प्रेसिडेंट, उसका पुट एक ये कहते हैं कि बस वो दे डोंट वांट द मार्केट्स टू फॉल। तो उसकी वजह से ये पूरा करेक्ट। डॉट कॉम वाला अब जा करके, या जो टेक्नोलॉजी वाला पूरा एक बबल था वो अब जाके थोड़ा। शायद बबल बस्ट हो रहा है हमारे सामने, बट ये 1971 के बाद ये चालू हुआ। उससे पहले हमारी करेंसी वाज पेग टू गोल्ड, यूएस करेंसी वाज पेग टू गोल्ड। उसके बाद आप गोल्ड पे डिफॉल्ट करने वाले थे, तो आपने पेग हटा दिया। जैसे ही आपने पेग हटा दिया, तो इसका मतलब लिक्विडिटी कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर बाय सेंट्रल बैंकर्स। तो हम्म। आपको 1971 के बाद आपकी बूम बस्ट साइकिल चलती रहती है, और आपको सिर्फ ये देखना है कि चलो कहाँ पर बूम आने वाला है और कहाँ बस्ट आने वाला है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और कोविड के बाद तो ये बिकम और और बड़ा हो गया है बबल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च कर दिया। तो अभी गोल्ड में आपने एक पॉइंट कहा था कि गोल्ड में जो 2022 में जब रशिया के एसेट्स फ्रीज हुए और उसके बाद हम्म। से गोल्ड में एक ये पूरा रैली स्टार्ट हुआ है, तो वेयर विल दिस गोल्ड रैली एंड? एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ये जो 10-10 साल का ये है, तो क्या 2030 या मे बी 2035 तक भी ये गोल्ड की रैली रह सकती है? आई नो दैट यू हैव अ वेरी बोल्ड व्यू ऑन गोल्ड, आई थिंक $7,000 या उससे भी ज्यादा का आपका टारगेट है। तो 3 बार हो चुका है हिस्ट्री में, 1980 71 के बाद, जब गोल्ड का जहां से बुल मार्केट चालू हुआ, उसके बाद इट हैज बीन एन एट बैगर, एग्जैक्टली एट बैगर, 3 बार हुआ है ये चीज। तो मैं सिर्फ उसी बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि यार ये 3 बार हो चुका है, और वो तीनों बार तो मॉनेटरी सिस्टम भी इतना प्रेशर में नहीं था। आज की डेट में तो यूएस मॉनेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। तो अगर ये चीज 3 बार हो चुकी है और हमारी इस बार की बुल मार्केट फिर से 1050 के करीब चालू हुई, तो मैं मान रहा हूँ $8,000 क्यों नहीं हो सकता है।
आपको उस समय लगता है अरे यार कितनी बड़ी चीज है, नहीं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग, सिंपली बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स हायर डॉलर। क्योंकि आज चाइना बोलता है मैं चाइनीज युआन के अगेंस्ट डॉलर को अप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएट नहीं होने दूंगा। तो हर कोई बोलता है चलो यार गोल्ड के अगेंस्ट अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करते हैं, और नेट सेटलमेंट जो होगा अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो गोल्ड में कर देंगे। आज यूएस के पास 8500 टन ऑफ गोल्ड है। सोचो $10,000 गोल्ड हो गया तो $2.5 ट्रिलियन वैल्यू है उनके गोल्ड की हो जाएगी। आज की डेट में $40 पे वैल्यूड है। $10,000 गोल्ड हो गया तो $2.5 ट्रिलियन यूएस यूएस का डेट कम हो जाएगा, या फिर वो उतना कम बोरो करेगा $2.5 ट्रिलियन। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स कि गोल्ड का भाव ऊपर जाए। गोल्ड अप्रिशिएट। पहली बार उनके इंटरेस्ट में है ये चीज। आज सऊदी अरेबिया में आज लोग बात करते हैं कि चलो सऊदी अरेबिया को क्या मिला प्रेसिडेंट ट्रम्प से, ओके, क्योंकि उन्होंने तो उनसे ओपेक की प्रोडक्शन भी बढ़वा दी। हु नोस, ही माइट हैव कमिटेड कि चलो गोल्ड का भाव ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास भी बहुत गोल्ड है। तो यूएस के एलाइज के पास काफी गोल्ड है। इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ यूएस टू हैव हायर गोल्ड प्राइजेस। और मैं ये मानता हूँ बिफोर द एंड ऑफ द डिकेड वी कुड इजली सी ए 7 to 10 thousand dollars ऑन गोल्ड। हाँ, मैं महीने भर से सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि मेरे फंड में भी मैंने करी है। गोल्ड हैज इज नो मोर द टॉप होल्डिंग इन पाइन ट्री एज ऑन अप्रैल एंड। मैंने फैक्ट शीट में भी डाला है वो चीज, सिंपली बिकॉज नाउ जब पैसा बनाना इतना आसान हो जाए ना कि हर एवरीवन कोई इज बोले, टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो उस समय क्या होता है, money is never made when you are very comfortable. Money is not made from the comfortable level, money is made when you are very uncomfortable about buying something. Today everybody is comfortable about buying gold, so it's not cheap, so it needs time or price correction the way Indian assets needed time and price correction between जून 2024 से जनवरी 2025 तक। तो एक देर इज समथिंग विच हैज नॉट बज्ड एट ऑल फॉर द लास्ट 50 years, और गोल्ड के हम्म। साथ उस चीज की बात होती है लगभग हमेशा, हर बार, हर एक घर में होती है बात गोल्ड के साथ सिल्वर की। तो सिल्वर, अगर गोल्ड इतना ऊपर जा सकता है तो व्हाट इज द व्यू ऑन सिल्वर? देखिए गोल्ड सिल्वर रेशो ना 2% तक रह जाती है। एक टाइम 3% भी गई थी। 1% इज टू लो। तो आज की डेट में ना गोल्ड सिल्वर रेशो 1% के करीब है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ बुल मार्केट आती है ना, जब जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा गोल्ड $100 दिन में मूव करना चालू कर दिया है, ओके। तो ये मैंने सोचा था ये टाइम 2-4 साल के बाद आएगा, बट आज हो रहा है। जब लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द बुल मार्केट आती है ना, उसमें ये सब चीजें फिर साथ में ना रैली करती हैं। अर्ली में नहीं करती हैं थोड़ा। हाँ, बट आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि गोल्ड सिल्वर रेशियो हैज गॉन क्लोजर टू 100। दिस इज अ लेवल एट विच सिल्वर इज फार चीपर कंपेयर टू गोल्ड, बट वील हैव टू वेट फॉर इट। तो ये थे रितेश जैन जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने बात की ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग पे। तो हमने लिक्विडिटी को कैसे ट्रैक करना है और कैसे लिक्विडिटी के फ्लो से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है मार्केट्स में, हमने ये देखा। हमने कुछ पास्ट एग्जांपल्स भी देखे जहां पे लिक्विडिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन क्रिएटिंग बबल्स और बस्टिंग देम। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम इंडिया स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। इंडिया में आप मैक्रोज और लिक्विडिटी को कैसे ट्रैक कर सकते हो और उससे कैसे आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.